हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए टॉपिक का चयन किए हुए हैं, जिसमें बंगाल में द्विविध शासन या बंगाल में द्वैध शासन, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बच्चों, हमने शास्त्री द्वितीय खंड के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो है टॉपिक को अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने अंग्रेज़ों के आगमन से लेकर के पलासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, इन सभी बातों पे चर्चा किया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्लाइव, जिसने जो बंगाल में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, उसने बक्सर के युद्ध के बाद जो स्थितियां बदली, उसमें उसने बंगाल में क्लाइव ने दोहरी सरकार जो है वो कायम की। और ये जो द्विविध शासन व्यवस्था थी, या जिसको द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है, वो वास्तविक रूप में इस तरह की व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, पर प्रशासन का भार जो है वो नवाब के कंधों पर था। क्लाइव की इस प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार था, लेकिन उसकी उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं था अंग्रेज़ों का, और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। नवाब का जो है वो पूरे बंगाल को चलाने का उत्तरदायित्व उसके कंधों पे था, लेकिन अधिकार उसके पास नहीं था। ये एक अजीब सी व्यवस्था थी। इस तरह दीवानी और निजामत, जिसमें दीवानी के अंतर्गत राजस्व वसूल करने का अधिकार और निजामत के अंतर्गत सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामलों के अधिकार जो है वो पूर्ण रूप से कंपनी के हाथों में आ गए थे। द्वैध या द्विविध शासन की व्यवस्था के आधार पर जो है कंपनी के द्वारा वसूले गए राजस्व में से 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष सम्राट को तथा 52 लाख रुपये बंगाल के नवाब को शासन के कार्यों के संचालन के लिए दिया जाना था। ये 26 लाख रुपया मुगल सम्राट को, शाह आलम को, और 52 लाख रुपया जो बंगाल का नवाब था उसको दिया जाना था। शेष बचे हुए भाग को वह अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र थी। इस प्रकार कंपनी जो है वो राजस्व वसूलने का अधिकार तथा नवाब ने शासन चलाने की जिम्मेदारी जो है वो ग्रहण की थी। क्लाइव जो है वो मोहम्मद खां, राय दुर्लभ और सिताब राय को जो है दीवान पद पर नियुक्त किया था। तो ये दोहरी शासन व्यवस्था जो है उसने कायम की, जिसमें कि अंग्रेज़ों को सिर्फ लाभ ही लाभ थे, और नवाब जो है वो उसके पास अधिकार तो थे नहीं, लेकिन उत्तरदायित्व तो पूरा बंगाल का था। और अगर बंगाल में कहीं कोई परेशानी होती है तो उसका दायित्व सीधे नवाब को, उसका जिम्मेदार जो है नवाब को ठहरा दिया जाता था। सचमुच में अगर पूछा जाए तो पलासी के युद्ध के बाद ही बंगाल और कंपनी की स्थिति जो है वो शोचनीय होने लगी थी। पलासी युद्ध ने भारतीयों की सारी कमजोरियों को तो प्रकट कर ही दिया था, और इसी कमजोरी का तो फ़ायदा उठा करके जो है वो जो भारत का सबसे अधिक संपन्न और सुंदर भाग था उसको अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिया था। अंग्रेज़ अब कृपा प्रार्थी नहीं थे, बल्कि दाता बन गए थे। अब धीरे धीरे जो बंगाल के नवाब थे या जो भारतीय थे वहाँ, वो उसके कृपा प्रार्थी होने लगे थे। लेकी कहता है कि कंपनी के कर्मचारी किसी भी तरह के नियंत्रण से परे हो गए थे और निजी व्यापार करके अपरिमित आर्थिक लाभ उठा रहे थे। वे बंगाल को लूट रहे थे, और उन लोगों की लूट खसोट टिड्डी दल द्वारा की गई हरे भरे खेत की तबाही से भिन्न नहीं थी। लेकिन आगे कहते हैं कि पूरे के पूरे ज़िले जो कभी धन जनपूर्ण थे, अंतोगत्वा एकदम निर्जन हो गए, और यह देखने में आया कि अंग्रेजी व्यापारियों का कोई दल आता दिखाई पड़ने पर गांव एकदम खाली हो जाते थे, दुकानें बंद कर दी जाती थी, और रास्ते भयग्रस्त शरणार्थियों से भर जाते थे। तो अंग्रेज़ों का जो है पूरा वर्चस्व बंगाल पे कायम होने लगा था। किसी भी प्रकार का जो नैतिक संकोच है वो कंपनी के लालची अधिकारियों के पास तो था ही नहीं, सिर्फ वो धन बटोरना जानते थे। और इससे पहले कभी यहाँ के निवासियों को जो है इतनी होशियारी से ढूंढ करके उनके साथ इस तरह से ज़बरदस्ती जो है अत्याचार नहीं किया गया था, लेकिन अंग्रेज़ उसको करने से भी नहीं घबराते थे। कंपनी के जो गुमास्ते थे, मुंशी, व्यापारी, वो जो है सो काफ़ी शक्तिशाली बने बैठे हुए थे। और जो भारतीय थे जो अल्प वेतन भोगी थे, उनकी स्थिति जो है उनके नज़र में कुछ भी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बंगाल में जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके अत्याचार जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। इन लोगों ने जो है सो यहाँ के लोगों को आर्थिक दंड देना प्रारंभ कर दिया था, लोगों से कर उगाहने की परिपाटी चलाई थी। धनहीन और अव्ययी भारतीय कुलीनों को बहुत अधिक ब्याज पर रुपये उधार देने लगे थे।
ये जो अंग्रेज़ थे बलपूर्वक लोगों से रुपये ऐंठने लगे थे और बेईमानी और घूसखोरी की राह पकड़ने लगे थे। मीर कासिम जो है जब वहाँ का शासक था तो 1762 ईस्वी में ही अंग्रेज़ गवर्नर से इस सब बात की उसने शिकायत की थी और पत्र लिखते हुए बताया था कि मेरे समस्त देश में इन अंग्रेज़ अधिकारियों ने उधम मचा रखा है, वो लोगों को लूट रहे हैं, मेरे कर्मचारियों को आहत तथा अपमानित कर रहे हैं। कंपनी के अनुमति पत्र दिखाकर और बिल्ले लगाकर वे किसानों, व्यापारियों तथा अन्य वर्गों को उत्प्रेरित करने के अधिकतम प्रयत्न करते हैं। लेकिन इसके मीर कासिम के उस पत्र और उसकी बात पे अंग्रेज गवर्नर जो है उन्होंने उस तरह से ध्यान नहीं दिया। व्यापारियों, किसानों आदि का माल जो है वो ज़बरदस्ती जो है सो कम कीमत पर खरीदा जाता था। उनको उन पे अत्याचार करके उनको दमन के द्वारा किसानों को 1 रुपये के माल के बदले जो है वो 5 रुपया देने के लिए बाध्य करते थे। और इस तरह से जितना उनको मतलब मौका मिल रहा था वो और ज़्यादा जो है उच्छृंखल ये अंग्रेज अधिकारी होते जा रहे थे। 1757 ईस्वी से लेकर 1766 ईस्वी तक के वर्षों में बंगाल के शहजादों और वहाँ के अन्य निवासियों से जो इन्होंने रकम ली थी उसका विवरण जो है जेम्स मिल ने प्रस्तुत किया है। और इस रकम के तहत वह कहता है कि इसका कुल जोड़ लगभग 60 लाख पाउंड स्टर्लिंग या 6 करोड़ रुपए की दहला देने वाली रकम जो है तक पहुंचता है। इसमें क्लाइव की वह जागीर शामिल नहीं थी जिससे कि उसे प्रतिवर्ष 30,000 पाउंड की निश्चित आय हो जाती थी। और उसके अलावा क्लाइव जो है 34 वर्ष की अवस्था में 40,000 पाउंड से अधिक की वार्षिक आय तथा अपने संबंधियों के लिए 50,000 पाउंड की रकम लेकर के वह इंग्लैंड पहुंचा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लोग आसानी से और जल्दी से अधिक धन कमाने की संभावनाओं को जो है वो आगे बढ़ाते जा रहे थे और लूट खसोट का उन्होंने साम्राज्य बना रखा था। कंपनी के जो प्रोप्राइटर थे और जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उन लोगों के द्वारा लाभप्रद पदों पर जो है अपने युवा संबंधियों की नियुक्ति की जाती थी। अपने मित्रों की नियुक्ति के लिए कंपनी पर दबाव डाला जाता था। और यानी अंग्रेज जो है बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद जो इन्होंने उधम मचा रखा और आर्थिक शोषण का जो इन्होंने क्रियाकलाप करना प्रारंभ किया वो हम भारत की आज़ादी तक देखने को मिलता है कि इन्होंने बंगाल से शुरुआत करके पूरे भारत में इसी तरह की स्थिति उन्होंने कायम की। और ये पूरी तरह से जो है जैसे कीथ ने लिखा है कि इसके परिणाम स्वरूप जो है यह भारत जो श्रेष्ठ देश था वो अधिकतम स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासकों के जो है सो हाथों में चला गया। और अंग्रेज़ों ने इस पे इतना भार लादा और इस तरह से आर्थिक शोषण किया और इसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ के रख दिया जो कि ये विनाश के कगार पे जा पहुंचा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे क्लास में इस पे जो है सो डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।